Hi everyone, I am Chanchal Bhardwaj and you are watching my channel Insightful Education। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 12 के चैप्टर ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जिसे वैश्वीकरण भी कहते हैं। तो बिना देर करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले हम उसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। अब वैश्वीकरण क्या है? देखिए, वैश्वीकरण क्या है, आजकल कोई भी चीज किसी भी देश में होती है, आपको अपने देश में फटाक से न्यूज मिल जाती है, तो वो ही आपका ग्लोबलाइजेशन का एक इफेक्ट है। वो ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। माने वो सिर्फ एक न्यूज से रिलेटेड नहीं है, या वो सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशन से रिलेटेड नहीं है कि आज एक कंट्री ने मतलब ये किया कि ट्रेड फ्री कर दिया, तो वहां से हमें इजीली वहां से कुछ भी खरीदना मंगाना अवेलेबल हो जाएगा। बट ऐसा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं, ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कि हम अभी शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच फंडामेंटली डील्स विद द फ्लो। तो वैश्वीकरण एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो किससे डील करता है, जो किससे रिलेशन रखता है, किससे रखता है फ्लो, माने प्रवाह से। अब किस चीज का प्रवाह? एक कमोडिटीज का एक देश से दूसरे देश में जाना। कमोडिटीज माने सामान। अब हम किसी चीज को बाहर भेजते हैं, कुछ चीजें हम आपने सुना होगा सरकार कुछ चीजें एक्सपोर्ट करती है, कुछ इंपोर्ट करती है, तो वैसे ही द फ्लो ऑफ कमोडिटीज, एक चीजों का, सामान का, कमोडिटीज का एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश जाना। आइडियाज का एक देश से दूसरे देश जाना। जैसे कि हम पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे थिंकर्स के बारे में ऐसा पढ़ते हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ के हैं ये? ग्रीक, एथेंस के हैं। तो हम इनके बारे में आज यहाँ पढ़ पाते हैं। वो किस वजह से? फ्लो ऑफ आइडियाज की वजह से। ठीक है। देन कैपिटल, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्ट करती है अपना पैसा, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का। जब हमारे जो भारत का अगर हम बात करें तो 1991 से पहले हमारी जो पॉलिसी थी वो प्रोटेक्शनिज्म की थी। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म, हमने दूसरे देशों के साथ अपना व्यापार नहीं किया था। ऐसे ही चाइना ने 1989 से पहले अपनी जो पॉलिसी थी वो प्रोटेक्शनिज्म की अपनाई हुई थी। फिर उसने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी के बाद क्या हुआ? उनके देश में बाहर से पैसा आना शुरू हुआ। कैसे हुआ? कि बाहर की जो कंपनीज होती हैं वो आपके देश में आकर इन्वेस्ट करती हैं, उसे ही कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कैपिटल के थ्रू। एंड मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ पीपल, जब हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं, चाहे वो स्टडी के सिलसिले से जाते हों या फिर किसी भी चीज के लिए हम एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करते हैं, या तो किसी ट्रैवलिंग के लिए बेसिकली जाते हो, या स्टडी पर्पसेस के लिए जाते हो, या बिजनेस के लिए जाते हो, या किसी भी चीज के लिए जाते हो, तो हम एक देश से जब दूसरे देश ट्रैवल करेंगे तो हम अपनी कल्चर की कुछ वैल्यूज, कुछ थॉट प्रोसेसेस, कुछ चीजें हम वहां लेकर जाएंगे और वहां पर कुछ नया बनाएंगे। तो वो चीज एक ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसके साथ डील करता है? सभी देशों को जोड़ता है। कैसे? इंटरकनेक्ट करता है। इंटरकनेक्टेडनेस इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और किस किस चीजों से जोड़ता है? कमोडिटीज के फ्लो से, आइडियाज के फ्लो से, कैपिटल के फ्लो से, और पीपल की मूवमेंट इधर से उधर। अब मैंने बता दिया इसका एक क्रूशियल एलिमेंट है वर्ल्ड वाइड कनेक्टेडनेस। और इसके बाद ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल माने इसका कोई एक पहलू नहीं है, इसके बहुआयामी कॉन्सेप्ट है। एक आयाम नहीं है, बहुआयामी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इसका एक आयाम है पॉलिटिकल, देन दूसरा इकोनॉमिक, एंड तीसरा कल्चरल। इसके तीन बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो यही हैं। इस फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को इनटू पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। इसको हम हिंदी में बोलेंगे वैश्वीकरण के पॉलिटिकल, राजनीतिक पहलू, आयाम, या इसको हम बोल सकते हैं आर्थिक आयाम, और इसको हम बोल सकते हैं सांस्कृतिक आयाम। ठीक है, या फिर आपकी बुक में लिखा होगा कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं आपकी बुक में, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो परिणाम हो सकता है राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और सांस्कृतिक परिणाम। अब इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, फ्यूजन ऑफ पावर ऑफ स्टेट। अब आपके स्टेट की जो पावर होती है, पहले हम क्या मानते थे? हमने एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो स्टेट है वही सबको देखेगा, स्टेट की जिम्मेदारी ये है, स्टेट की जिम्मेदारी वो है। लेकिन अब क्या है कि
खाली स्टेट की जिम्मेदारी ही सब कुछ नहीं रही है कि लोगों के वेलबींग को सिर्फ स्टेट ही नहीं देखेगा। आपकी जो बाहर से कंपनीज आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आपके देश में जब वो इन्वेस्ट करती हैं, आपके देश के लोगों को रोजगार मिलता है, तो एक तरह से वो भी आपका वेलबींग ही सोच रही हैं। तो फ्यूजन ऑफ पावर होता है स्टेट का और बाहरी जितने भी कंपनीज हैं वो आपस में आकर कुछ एक टर्म्स पर आती हैं, आपके देश के लिए भला सोचती हैं, नई पॉलिसीज बनाती हैं। तो ये सब भी एक स्टेट की फ्यूजन ऑफ पावर है कि स्टेट की पावर जो है अब फ्यूजन हो रहा है, मतलब बाहर के जो एलिमेंट्स है वो स्टेट पावर में इफेक्ट कर रहे हैं। देन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी। अब ये हमेशा स्टेट कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए, जब आपके देश में कोई बाहर से टेक्नोलॉजी आई, आधार कार्ड जिसको हम एक मान लेते हैं, एक बायोमेट्रिक वाला स्कैनिंग का प्रोसेस था जो पहले इंडिया में नहीं था, आया। उसके बाद आइरिस स्कैन होता है, आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, जिससे क्या होता है, अगर कोई इंसान किसी भी एरिया में क्राइम कमिट करता है, उसके आइरिस फिंगरप्रिंट से उसकी शक्ल ले पाना बहुत इजी है। तो लोगों के बारे में जान पाना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इजी हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो इसीलिए स्टेट पावर में हमेशा रिडक्शन नहीं करती है, ये स्टेट पावर को बढ़ाती भी है जब स्टेट अपने अपने अंदर रह रहे, माने अपने दायरे के अंदर रह रहे लोगों के बारे में अच्छे से जान पाए। देन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें, ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो ऑफ कमोडिटीज। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ये है कि एक देश से दूसरे देश जो चीजें जाना बहुत आसान हो गया है। कैसे? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हो गए हैं, WTO ने जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी हुई है कि वो जो इन पे ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज नहीं देनी पड़ेगी, उनको टैक्सेस कम पे करने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें हमारी किस वजह से हुई है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुई है। जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो उनके बीच में ट्रीटीज होती हैं, ठीक है। तो ट्रीटीज के थ्रू वो ये नेगोशिएट कर पाते हैं कि कितना हम टैक्स है, कितना नहीं है। और कुछ हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसाइड करने में कि किस देश को ये टैक्स पे करना है और किस देश को नहीं करना है। देन इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल। इकोनॉमिक वेलबींग माने कई लोग ऐसा सोचते हैं कि विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन द रिच हैज बिकम रिचर एंड द पुअर हैज बिकम पुअरर। माने गरीब गरीब होता और ज्यादा गरीब होता चला गया है और रिच और ज्यादा रिच होता चला गया है, विच इज अ रियलिटी समवेयर, ठीक है, वो है रियलिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादातर ऐसा ही हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। तो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन का एक और इफेक्ट है कि वो इकोनॉमिक वेलबींग भी सोचता है। इससे हम बात करेंगे सोशल सेफ्टी नेट्स के बारे में भी थोड़ा सा अभी हम वीडियो में आगे, जिससे आपको पता चलेगा इकोनॉमिक वेलबींग कैसे सोचता है। देन कल्चरल जो हमारे एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वो क्या है कि हमारी चॉइसेस को इनलार्ज करता है। कल्चरल एस्पेक्ट जैसे कि हम कोई भी आज चीज खरीदने जाते हैं बाजार में, हमें उसके 100 ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं। आप एक टूथपेस्ट खरीदने जाइए, उसके 100 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे, चाहे वो बाहर के देशों से आए हों, चाहे वो आपके देश में मैन्युफैक्चर्ड हुए हों या कुछ भी, ठीक है। तो छोटी से छोटी चीज की ऑल्टरनेटिव्स आपको मिल सकते हैं, तो आपकी चॉइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। देन आपके कल्चर को मॉडिफाई करता है विदाउट डिस्टर्बिंग योर ट्रेडिशन। तो जैसे कि हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर का हम पर बहुत इफेक्ट हो रहा है, मैकडोनल्ड्स और हमारे ये पिज्जा हट्स और ये सब बहुत ज्यादा खुल गए हैं, ठीक है, वॉलमार्ट जिसका भी प्रदर्शन भी हुआ था, विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। देन ये हमारे ऐसा कुछ लोग मानते हैं हमारी कल्चरल ट्रेडिशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इस चीज को समझ सकते हैं कि डोसा बर्गर की जगह नहीं ले सकता और बर्गर डोसे की जगह नहीं ले सकता। ऐसे ही जीन्स हम कुर्ते के साथ नहीं पहन सकते सिमिलरली। तो वैसे ही ये जो चीज है हमारे ट्रेडिशन को बरकरार रखती है अनलेस अनटिल आप अपनाना चाहे दूसरे ट्रेडिशन की वैल्यूज को, बट आपका ट्रेडिशन कहीं ना कहीं आपके अंदर रहता है। तो चलिए आगे और देखते हैं हमारे वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इरोशन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, माने स्टेट की कैपेसिटी, हमारे जो राज्य है उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर थोड़ी कमी आती है, उसके जो काम करने के क्षेत्र के अंदर थोड़ी कमी आती है। कैसे आती है? जब हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी कंट्री में आती हैं और उसमें हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं, तो वो कुछ ना कुछ हमारी पॉलिसीज को मॉडिफाई करना चाहती हैं, ठीक है। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन को, इसकी क्रिटिक कई दफा इंपीरियलिज्म का एक एस्पेक्ट भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक
ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं इस रिडक्शन में हेल्प करती हैं। कैसे? वो हमारे गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ ना कुछ अपने पॉलिसीज को चेंज करने पर दबाव बनाती हैं, कुछ खुद वो पॉलिसीज बनाती हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो स्टेट की कैपेसिटी में थोड़ा सा कमी आती है पावर में। बट फिर भी स्टेट हमारे सारे जो ड्यूटीज हैं, उनके मेन फंक्शंस है वो डिस्चार्ज करते हैं, जैसे कि हमारे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर बनाना और सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। हमारे यहाँ पर स्टेट से मतलब पहली बात ये आप ध्यान रखिए नेशन से है। जब हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट बोलते हैं तो वो नेशन होता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान रखना है। देन स्टेट कंटिन्यूज टू डिस्चार्ज इट्स एसेंशियल फंक्शन, तो अपने जो जरूरी फंक्शंस है, अपने जो जरूरी कार्य हैं, स्टेट वो करता रहेगा। इनके आ जाने से ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में भी हमारे बाहर की कंपनीज देखने लग जाएंगी, नहीं, ठीक है, उनमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक। देन ग्लोबलाइजेशन हैज बूस्टेड द पावर ऑफ स्टेट विद एनहांस टेक्नोलॉजीज। अब ग्लोबलाइजेशन के अगर हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि स्टेट की कैपेसिटी को बूस्ट मिला है। मैंने बताया था टेक्नोलॉजी से, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से स्टेट के जो हमारी एक कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? वो अपने लोगों को दे गेट टू नो, द स्टेट गेट टू नो द पीपल बेटर, ठीक है। तो स्टेट्स जो हैं अपने लोगों को अच्छे से जान पाते हैं, तो अच्छे से जानेंगे तो अच्छे से रूल भी कर पाएंगे, ठीक है। देन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बारे में बात करें तो इकोनॉमिक का सोचते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है अरे ये तो शायद IMF और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। नहीं, वो एक नैरो कॉन्सेप्ट में चला जाता है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है कि हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को IMF और वर्ल्ड बैंक से रिलेट करके देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस किस चीज से रिलेट करता है मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ और सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक इसका पार्ट नहीं है, और भी चीजें हैं, जैसे कि फ्लो ऑफ कमोडिटीज, एक देश से दूसरे देश में चीजों का जाना, रिड्यूस रिडक्शंस, माने हमारे पहले जब जमाने में क्या होता था, थोड़े टाइम पहले की अगर हम बात करें, ये ओपन डोर पॉलिसी जब तक देशों ने नहीं अपनाई थी, वो डर रहे थे अपने देश को दूसरे देशों के लिए खोलने के लिए, तो तब तक क्या होता था कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते थे बॉर्डर्स पर, ठीक है, कि दूसरी जगह पे अगर जाना है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतने सारे वेरिफिकेशंस होंगे, फलाना फलाना, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे अब बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पहले गैट था, जनरल ट्रेड अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, वो 1995 के बाद से डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, और जो इनके मेंबर कंट्रीज हैं उन पर ये जो रिड्यूस रिडक्शंस हैं वो अप्लाई होती हैं। देन उसके बाद बेटर मूवमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए, जब कोई बाहर से कंपनी आएगी आपके देश में इन्वेस्ट करेगी तो ऑब्वियसली बेटर मूवमेंट ऑफ कैपिटल होना है, ठीक है। तो कैपिटल माने पैसे का मतलब है यहाँ पर। फ्लो ऑफ आइडियाज। अब फ्लो ऑफ आइडियाज कैसे? बाहर से जो एनहांस टेक्नोलॉजी है, बेटर टेक्नोलॉजी है, जापान से, कोरिया से, बहुत जगह से हमारे यहाँ आती है। आप जो फोन यूज करते हो सैमसंग, ठीक है, कहाँ का है, ठीक है। आपके बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं। सारी चीजें जो आप बाजार में देखते हो क्या सब इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं? नहीं, तो बहुत सारी, ज्यादातर चीजें बाहर से आती हैं। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस है। देन इट बूस्ट इकोनॉमिक वेलबींग। अभी इकोनॉमिक वेलबींग कैसे बनाता है? मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी, क्या बताना है, बाय प्रोवाइडिंग सोशल सेफ्टी नेट्स। अब सोशल सेफ्टी नेट्स क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है 1 मार्क में कि व्हाट आर सोशल सेफ्टी, या फिर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स। तो सोशल सेफ्टी नेट्स क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट है डेवलपिंग कंट्रीज ने, माने हमारी जो अभी विकासशील देश हैं, उन्होंने ये जनरेट किया था कॉन्सेप्ट। उन्होंने क्या बोला था कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करेंगे, जो हमारे डेवलपिंग नेशंस हैं वो उनके जो लो इनकम ग्रुप पीपल हैं, माने जो उनके देश में जो कम कमाई है जिन लोगों की, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे ताकि रिच और पुअर में गैप जो है ज्यादा ना बने, ठीक है। तो ये हमारा सोशल सेफ्टी नेट्स। अब इसके कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। वो है कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन जो है वो लीड करता है वेस्टर्न कल्चर के इम्पोजमेंट को, ठीक है, इम्पोजिशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हम ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं कि देखिए कल्चर जो है ना वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक माने वो दूसरी चीजों से अफेक्ट होता है, ठीक है। कल्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टैटिक है।
जो दूसरी चीजों से अफेक्ट होगा, तो आप कितना भी ट्राई कर लें वो अफेक्ट होना है। तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन का जिससे डर रहता है कि सारे कल्चर अगर वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे तो वो अलग क्या रहेगा, उनमें सब सेम हो जाएंगे, तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन का डर रहता है। देन फिर इसका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ये है, इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस को हम बोल सकते हैं, एनराजेस चॉइसेस, माने हमारी जो चॉइसेस हैं वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़ गई हैं इन द फील्ड्स ऑफ फूड एंड क्लोथिंग। तो हमारे खाने पीने की चीजों में बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है, क्लोथिंग में बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है, हम जीन्स पहनते हैं, हम बहुत सारी चीजें पहनते हैं जो कि वेस्टर्नाइज कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। देन इट लीड्स टू द कल्चर्स बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। अब ये वर्ड है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। एक था कल्चरल होमोजेनाइजेशन और एक कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन में नाम ही समझ लीजिए, होमो एक जैसा, ठीक है। देन हेट्रो अलग अलग, ये साइंटिफिक टर्म में साइंस में भी पढ़ा होगा आपने। तो कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन क्या है कि जो कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन एक इकोनॉमिक कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस, एक परिणाम है, जिससे कि हर एक कल्चर थोड़ा डिस्टिंक्ट बनता है, थोड़ा अलग बनता है विदाउट चेंजिंग इट्स ट्रेडिशनल वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस का ग्लोबलाइजेशन का। अब हम बात करेंगे इंडिया और ग्लोबलाइजेशन की, और इंडिया में रेजिस्टेंस क्यों है ग्लोबलाइजेशन को लेकर, और बाकी जगह पे भी क्यों रेजिस्टेंस है ग्लोबलाइजेशन को लेकर। चलिए देखते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज कहीं भी जब आती है तो पहले उसका प्रोटेस्ट होता ही है। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे अब उसका प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्या रीजन है उसका रेजिस्टेंस हो रहा है। तो इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में पहले हम पढ़े कि इनिशियली इंडिया ने अडॉप्ट किया था पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म मैंने आपको बता दिया कि बाहर के देशों का भारत में आकर व्यापार करना या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं था। 1991 के बाद भारत ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए अंडर द लीडरशिप ऑफ नरसिम्हा राव, जो कि राजीव गांधी ने इनिशिएट किए थे, ठीक है। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। देन एलपीजी हमारा लिया गया, एलपीजी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा अडॉप्ट किया गया था पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर। तब से हमने, जैसे कि हम बोल सकते हैं, खुले द्वार की नीति अपनाई थी। खुले द्वार की नीति माने बाहर की कंट्रीज ने हमारे देश में आकर इन्वेस्ट किया, हमारे कंट्रीज में जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला, हमारे जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें कम किया गया। तो इस तरह से हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया था। क्यों अपनाया था? हमारे देश में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण। तो विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के लिए हमने ये अपनाया था। देन रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की रेजिस्टेंस क्यों है? देखिए, लेफ्ट वाले जो है, लेफ्ट विंग जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ये रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसे बढ़ाता है ग्लोबलाइजेशन, और हमारे जो स्टेट है वो अपने जो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनके जो गरीब लोग हैं उनके लिए वो वेलफेयर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो इसका अपोज करते हैं। वीकनिंग ऑफ स्टेट कैपेसिटी, उनका एक और रीजन है कि स्टेट कैपेसिटी जो है, राज्य की क्षमता में कमी आती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। देन क्रिटिक ऑन द राइट, अब राइट विंग की क्रिटिक्स क्या कहते हैं? सेम चीज वो भी कह रहे हैं कि वीकनिंग ऑफ द स्टेट, ठीक है, वो भी यही कह रहे हैं कि राज्य की क्षमताओं में कमी आती है। देन हमारे इकोनॉमिकली वो ऐसा चाहते हैं, लेफ्ट और राइट विंग दोनों के ही क्रिटिक्स, कि हमारा जो देश है वो सेल्फ रिलायंट हो, किसी पर निर्भर ना हो, और ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हम दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर छोटी से छोटी चीज तक, ठीक है। तो हम आत्मनिर्भर बने, जैसे कि हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया जो लॉन्च किया है वो इसी सिलसिले में लॉन्च किया है। देन कल्चरली वो चाहते हैं कि ट्रेडिशंस, कल्चर्स हमारे हार्म होते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो उन्हें बनाए रखने के लिए ग्लोबलाइजेशन को वो अपोज करते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और ऐसा ही एक प्रोटेस्ट 1999 में WTO की मिनिस्टेरियल मीटिंग में हुआ था अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। सियाटल में ये मीटिंग हुई थी। पूछ लिया जाता है कि कौन से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबलाइजेशन का खुलकर विरोध हुआ था, तो वो ये है 1999 में WTO की मिनिस्टेरियल मीटिंग जो थी सियाटल में हुई थी, जिसमें कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो चल रही थी, माने जो भेदभाव वाली जो ट्रेड प्रैक्टिसेस थी उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। देन
हमारा ऐसा ही एक और फोरम है वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम जो है वो एक ऐसा फोरम है जिसके अंदर इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, विमेन एक्टिविस्ट हैं, सभी तरह के जो एक्टिविस्ट हैं वो इसमें काम करते हैं। और वो किस चीज के अपोज करते हैं, किस चीज को अपोज करते हैं? न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म माने वो मानते हैं कि एक तरह का इंपेरियलिज्म का काम करता है। न्यू लिबरलिज्म के नए नए तरीके, ठीक है, जैसे कि व्यापार करना दूसरे देशों में, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कम करना, उस व्यापार के थ्रू देश के अंदर इंटरफेयर करना पॉलिसीज के अंदर, तो इसका विरोध करते हैं। इसकी पहली मीटिंग जो थी पोर्टो एलेग्रे में हुई थी ब्राजील में 2001 में, देन 2004 में फोर्थ मीटिंग हुई थी मुंबई इंडिया में, लेटेस्ट मीटिंग इसकी ब्राजील में हुई 2018 में, और उसके बाद कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी। देन इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में क्या रेजिस्टेंस क्यों होता है ग्लोबलाइजेशन को लेकर? देखिए, प्रोटेस्ट फ्रॉम लेफ्ट विंग एज वेल एज राइट विंग, दोनों ही विंग ये मानते हैं कि टीवी में जो दिखाया जा रहा है, पहनावे में जो पहना जा रहा है, कल्चर्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, लोग जो है वैलेंटाइंस डे मनाने लग गए हैं, तो ये सब चीजें वो इस चीज का विरोध करते हैं। और गर्ल्स के ड्रेसिंग सेंस चेंज हो रहे हैं, इस चीज का विरोध करते हैं, जो कि कंप्लीट नॉनसेंस है। देन प्रोटेस्ट फ्रॉम इंडियन सोशल फोरम। इंडियन सोशल फोरम जो कि इंडिया में एक सोशल वर्क के लिए काम करते हैं, कॉज के लिए, वो भी इस चीज का प्रोटेस्ट करते हैं कुछ कुछ चीजों को लेकर। जैसे कि प्रोटेस्ट फ्रॉम ट्रेड यूनियंस भी होता है, ट्रेड यूनियंस भी प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे कि, और बहुत सारे एमएनसीज ने भी प्रोटेस्ट किया है, जो कि यूरोपियन यूनियन के एमएनसीज हैं, यूरोप के एमएनसीज है सॉरी, और अमेरिका के एमएनसीज हैं। जब नीम प्लांट की पेटेंटिंग हुई थी उसको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये हमारा रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, और इसी के साथ हमारा ग्लोबलाइजेशन यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी चीज ना समझ आई हो, मैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।